हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी BBYCT 131 की यूनिट 1 बायोडाइवर्सिटी, और जिसमें हम वायरसेस के बारे में जनरल अकाउंट पढ़ेंगे और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे आगे यूनिट में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। एज द यूनिट टाइटल सजेस्ट बायोडाइवर्सिटी, पर बायोडाइवर्सिटी हम किस चीज़ की पढ़ने वाले हैं? वो है माइक्रोब्स, एल्गी, फंगाई एंड आर्किगोनियट्स की। पर इसमें वायरसेस जो होती हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करती है। पहले बात तो वायरसेस होते हैं क्या हैं, पर हमने अपनी 11th-12th में भी वायरसेस के बारे में पढ़ा है और हमें उससे एक आइडिया है। वायरसेस वो स्मॉल ऑब्लिगेट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, और उनका एस्टिमेट साइज जो है वो 0.02 टू 0.3 माइक्रोमीटर, या अगर हम नैनोमीटर में मेजर करें तो वो 20 to 300 नैनोमीटर का साइज है उनका। और वायरसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म में। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं और इनके दो फेजेस होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर। वायरसेस यही नहीं कि वो डिसएडवांटेज की तरह ही एक्ट करते हैं हमारी लिविंग में, पर जबकि वो एडवांटेजेस भी हैं वायरसेस के। जैसे कि वायरसेस जो होती हैं इंपॉर्टेंट हैं इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन प्रोडक्शन, इन कैंसर थेरेपी, फेज थेरेपी एक्सेट्रा। सो वायरसेस दोनों ही रोल प्ले करता है एज अ डिसएडवांटेज एंड एज वेल एज एडवांटेज फॉर अ ह्यूमन बीइंग। नाउ हमने वायरसेस के बारे में पढ़ लिया, वायरस की डिफाइन क्या है, वायरस क्या है, क्या वो इनका मेजर रोल है हमारी लिविंग फॉर्म में। पर ये बने किससे होते हैं? सो वायरसेस आर मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, एक होता है प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लिक एसिड, और दोनों ही जब आपस में मिल जाते हैं सो टुगेदर दे आर नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। नाउ आप ये सोच रहे होंगे मैं कैप्सिड टर्म इस्तेमाल करूँगी, कैप्सिड होता क्या है? सो कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट जो कि वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी केमिकल या बायो फिजिकल डैमेज से, और ये हेल्प करता है वायरस को एंटर करने के लिए होस्ट सेल के अंदर। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कैप्सिड का काम क्या है। अगर किसी भी वायरस को एंटर करना है किसी भी होस्ट सेल के अंदर, सो वो परमिशन कौन देगा? वो कैप्सिड ही परमिशन देगा कि हाँ तुम अलाउ हो, तो वो अंदर आके होस्ट सेल में इन्फेक्ट कर देगा होस्ट सेल को, और फिर उससे जो है डिसीजेस पैदा हो जाती हैं एक लिविंग सेल के अंदर। पर वहीं अगर कैप्सिड जो है परमिट कर दे, मना कर दे कि आप नहीं आ सकते अंदर, तो वायरल जीनोम की एंट्री नहीं होगी। सो इसीलिए कैप्सिड एक प्रोटीन कोड है जो कि प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को केमिकल या फिजिकल डैमेज से, और इसीलिए ये एंट्री परमिट कर देता है या तो कभी अलाउ कर देता है वायरस को अंदर होस्ट सेल के अंदर आने के लिए। और यही नहीं, कैप्सिड हेल्प करता है पैकेजिंग और असेंबलिंग के लिए भी जब वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन हो रहा होता है। सो कैप्सिड प्ले अ मेजर रोल, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफाइन में पूछ लिया जाए या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए द रोल ऑफ कैप्सिड, तो आप इसको लिख के जरूर आ सकते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नाउ वी शैल मूव ऑन फर्दर अबाउट वायरस सिमिट्री। सो हर ऑर्गेनिज्म की सिमिट्री होती है, सो ऐसे ही वायरस की भी सिमिट्री है। सो वायरस में तीन टाइप की सिमिट्री आती है, हेलिकल, क्यूबिकल एंड कॉम्प्लेक्स सिमिट्री। हेलिकल सिमिट्री एज यूजुअल सिलेंड्रिकल इन शेप, जो कि सिलेंड्रिकल होगी। नाउ वी केम टू क्यूबिकल सिमिट्री। एंड आइसोहेड्रल इज अ पॉलीगन विद 20 फेसेट्स एंड 12 कॉर्नर। फेसेट्स मींस फेसेस, मतलब जिसके 20 फेसेस होंगे और 12 कॉर्नर्स होंगे, उसे हम कहेंगे क्यूबिकल या आइसोहेड्रल सिमिट्री। पर जब हम कॉम्प्लेक्स सिमिट्री के बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों की ही कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स सिमिट्री कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल सिमिट्री एंड क्यूबिकल सिमिट्री इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सिमिट्री। सो ये थी तीन टाइप की सिमिट्री जो कि वायरस एग्जिबिट करता है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो अब हम पढ़ते हैं अपने वायरल एनवेलप के बारे में कि वायरल एनवेलप होता क्या है। सो जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड को सराउंड करके रखती है, जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उसे कहते हैं वायरल एनवेलप। और वो वायरस जो कि इस एनवेलप को कंटेन नहीं करते उन्हें नेकेड वायरस या नॉन एनवेलप वायरस भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सो वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। हमें जैसे पता है न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। सो या तो वो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ डीएनए से बना होगा या तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए से बना होगा। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड इन दिस द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज मोस्टली लीनियर और सर्कुलर इन सम केसेस। वैसे तो हम देखेंगे तो हमें उसकी शेप जो है लीनियर ही पता लगेगी, पर कभी कभी कुछ रेयर केसेस में उसकी शेप सर्कुलर भी हमें देखने को मिलती है। एंड इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एज सेगमेंट, सेगमेंट की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम वायरसेस को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सो वायरसेस को हम 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लास 1 होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की, क्लास 2 होती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की, क्लास 3 होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की, क्लास 4 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। ये क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक तो सिंपल थे अबाउट डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। पर अब हम आते हैं क्लास 5th कैटेगरी पे, जिसमें क्लास 5th में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोमर मिलेगा विद नेगेटिव सेंस, एंड क्लास 6th में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, एंड देन क्लास 7th डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम जिसका पॉजिटिव सेंस होगा। सो जिसमें हम नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस ला रहे हैं ऑफ आरएनए जीनोमर एंड डीएनए जीनोमर, वो इसमें क्लास 5th एंड क्लास 7th वो कंटेन करके रखता है, जिसमें हमें नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस आरएनए एंड डीएनए जीनोम का मेंशन करना है। सो अब हम पढ़ते हैं डीएनए वायरस की। डीएनए वायरस होता क्या है, जिसे टी फेज के नाम से भी जाना जाता है। सो
वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होता है उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ व्हाट इज टी फेज वायरस? सो टी फेज आर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस विद आइसोहेड्रल हेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद अ कैरेक्टरिस्टिक हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। टी फेज वायरस हमने सबने देखा है, अपनी 11th-12th में भी हमने पढ़ा था टी फेज वायरस के बारे में, जिसका एक आइसोहेड्रल हेड होता है और डीएनए उनका डबल स्ट्रैंडेड होता है और उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक हेड और टेल स्ट्रक्चर की एक वायरस के अंदर, जो कि टोबैको मोज़ाइक वायरस भी है, एक इफेक्ट करता है प्लांट को। इसी फॉर्म में टी फेज वायरस भी होता है। नाउ आरएनए वायरसेस, जिसे हम टीएमवी भी कहते हैं। सो आरएनए वायरसेस आर विद आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। सो एज द नेम सजेस्ट, डीएनए वायरस है तो उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। सो ऐसी आरएनए वायरसेस हैं, सो आरएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आरएनए वायरसेस को एक्सटेंसिवली स्टडी करा जाता है क्योंकि इनकी हेलिकल सिमेट्री होती है, और जैसे कि हेलिकल सिमेट्री में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, हेलिकल सिमेट्री मींस इनकी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, और इनका पॉजिटिव सेंस होगा, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं जिनका आरएनए मिडल में सिचुएटेड होता है। नाउ टीएमवी, जिसे टोबैको मोज़ाइक वायरस भी कहते हैं, ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है क्योंकि ये फर्स्ट वायरस था जो कि डिस्कवर करा था और इसको फिर देन क्रिस्टलाइज करा गया था वेंडल स्टैनली के जरिए। टीएमवी इन्फेक्ट टोबैको एंड अदर प्लांट्स लाइक टोमेटो, स्पिनच एंड पेपर एंड कॉजेज कंसिडरेबल डैमेज टू प्लांटेशन। सो ये टीएमवी वायरस बहुत हार्मफुल है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इन्फेक्ट करता है हमारी मेन क्रॉप्स को, जैसे कि टोमेटो हो गए, स्पिनच हो गए, पेपर हो गए, बहुत ही डैमेज करता है हमारी प्लांटेशंस को। सो प्लांट सेल मस्ट बी डैमेज फॉर द व्रियोन टू एंटर द सेल एंड कॉज इन्फेक्शन। ये इसमें प्लांट सेल वॉल को ये इतना डैमेज कर देता है कि वो हेल्प कर देता है व्रियोन को प्लांट सेल के अंदर एंटर करने के लिए, और जब कोई भी वायरस एंटर कर जाएगा किसी भी सेल के अंदर, सो वहाँ पे क्या कॉज हो जाता है, इन्फेक्शन, जिससे कि प्लांट को बहुत ही उसकी ग्रोथ को एक्सटेंसिवली हर्ट करती है वो चीज़, और उसकी ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाती है और बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैमेज प्लांट को झेलना पड़ता है। देन अदर वायरसेस लाइक सब वायरल पार्टिकल्स, उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज वायरॉइड्स एंड सेकंड इज प्रियॉन्स। सो पहले हम वायरॉइड, so mainly what are viroids? These are the particles with a small circular single stranded RNA that do not contain any protein or capsid are called viroids। जैसे कि एक नॉर्मल वायरस के पास एक कैप्सिड होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वायरल जीनोम को एनी फिजिकल एंड केमिकल डैमेज से, पर वायरॉइड्स के पास कोई ऐसा प्रोटीन कोट नहीं होता है और ये स्मॉल सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं, और इनके पास अगर कोई प्रोटीन या कैप्सिड ही नहीं है, सो क्या इनका वायरल जीनोम प्रोटेक्ट होकर रहेगा किसी भी फिजिकल या केमिकल डैमेज से? नहीं। सो ये इनमें कोई भी ऐसा फंक्शन मेजर रोल नहीं कर पाएगा ताकि वो वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करे किसी भी वायरस को होस्ट सेल के अंदर परमिशन देने के लिए। सो कोई भी वायरस एंटर कर सकता है वायरॉइड्स के अंदर, क्योंकि इनके पास तो कोई प्रोटीन कोट है ही नहीं, कोई कैप्सिड है ही नहीं, सो कोई भी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और इन्फेक्ट कर जाएगा सेल वॉल को, और जिससे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ वायरॉइड्स। अब पढ़ते हैं हम प्रियॉन्स के बारे में। सो प्रियॉन्स स्टैंड्स फॉर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल आर इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट हैव ओनली प्रोटीन एंड दे डू नॉट हैव एनी डीएनए और आरएनए। देखिए अब प्रियॉन्स के बारे में हम बात करें, सो प्रियॉन्स एज द नेम सजेस्ट दे हैव ओनली प्रोटीन, क्योंकि इनके पास प्रोटीन तो है और इन्फेक्ट भी करेंगे, पर इनके पास किसी भी तरह का डीएनए या आरएनए नहीं होता, मतलब इनके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता, किसी भी टाइप का न्यूक्लिक एसिड नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन के जरिए ये इन्फेक्शियस एजेंट की तरह एक्ट करते हैं किसी भी सेल वॉल के अंदर। सो प्रियॉन्स आर प्रोटीन दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिसीजेस, जिनके पास एक एबिलिटी होती है वो किसी भी तरह की डिसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस भी पैदा करते हैं एनिमल और ह्यूमंस में। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वायरसेस की मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको इकोनॉमिक लॉसेस बताती हूँ वायरल डिसीजेस की, जो कि वायरस क्रिएट करता है, जिससे कि कई तरह की वायरल डिसीजेस होती हैं। सो पहली है प्लांट डिसीजेस, जो कि प्लांट में होती है। प्लांट वायरसेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आर सिवियरली अफेक्टेड बाय वायरल डिसीज। सो सबसे पहले जो वास्ट एरिया में इफेक्ट करता है वो होती है हमारी प्लांट डिसीज। सो प्लांट वायरसेस को बहुत ही ज़्यादा इसे झेलना पड़ता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो इतना इफेक्ट करता है और डैमेज कर देता है सेल वॉल को पूरी तरह से, ताकि उसमें इन्फेक्शन कॉज हो सके। सो ये हमारी प्लांट कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट major cause was plant disease, then second one is animal diseases. So in animal diseases it causes foot and mouth diseases, जिसे हम FMDB कहते हैं। It is a disease caused by viruses in India and it is of annual economic loss। ये हर साल में अगर हम बात करें एनुअल ईयर के रिगार्डिंग, so ये एक इकोनॉमिक लॉस माना जाता है, जो कि बहुत ही वास्ट एरिया में हमें देखने को मिलेगा। Then the third is human viral diseases। इनमें मेन वायरल डिसीजेज लाइक एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलिया, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा, ये सारी ह्यूमन वायरल डिसीजेज हैं जो कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है अपने इन्फेक्शियस एजेंट्स के जरिए। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट द शॉर्ट नोट्स फॉर प्रियॉन्स एज इट इज मेंशन इन द बुक, सो यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम।
तो चलिए हम छोटा सा क्विज करते हैं। 4 ये क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हमें मेंशन करने हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इस यूनिट में से ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एट द एंड, जब मैं इनके सबके आंसर आपको बता दूंगी, और आप भी साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि आपको कौन सा आंसर लगा था। फर्स्ट वीडियो को पॉज करके आप पहले कमेंट में आंसर लिख के आना, फिर वीडियो को ऑन करना और फिर बताइएगा आपके कितने सही गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज लार्ज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल सीन ओनली बाय लाइट माइक्रोस्कोप दैट हैव टू इन्फेक्ट एंड टेक ओवर द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। आप अपना जल्दी से कमेंट में आंसर लिख के आइए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सो यस इट इज फॉल्स। क्यों ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमें पता है वायरसेस का साइज बहुत छोटा होता है, ना कि लार्ज। सो हमने फर्स्ट लाइन में ही पहचान लिया था कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। सो दिस इज फॉल्स। नाउ सेकंड, बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये इसका आंसर क्या लगता है आपको? आप कमेंट्स में बताएं जल्दी से वीडियो को पॉज करके। यस इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट बैक्टीरियोफेज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एनिमल वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय टॉट एंड डी हर्ले। इज इट ट्रू और फॉल्स? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। यस द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। सो जो फर्स्ट एनिमल वायरस था वो टॉट एंड डी हर्ले ने डिस्कवर नहीं करा था। सो थर्ड का आंसर है अगेन फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वेंडल स्टैनली फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड वायरस। इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी से कमेंट्स में बताइए आप वीडियो को पॉज करके। यस इट इज ट्रू कि वेंडल स्टैनली ही वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज करा था किसी भी वायरस को। सो द फोर्थ वन इज ट्रू। सो हमारे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक थे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। किस किस का सही आया हम कमेंट्स में बताएं। जैसे अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वायरसेस की, कि वायरसेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वैक्सीन प्रोडक्शन, देन जीन थेरेपी, देन कैंसर थेरेपी, एंड द लास्ट वन इज बैक्टीरियोफेज थेरेपी। जैसे कि पहला था वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन में वायरसेस प्ले करते हैं मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, जो या तो वो लाइव वायरसेस से बनी हो या तो वो किसी भी किल्ड वायरसेस से बनी हो। पर साइंटिस्ट के लिए किल्ड वायरसेस या डेड वायरसेस से वैक्सीन प्रोडक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है। देन द सेकंड इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इनटू ह्यूमन सेल्स टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स बाय रिप्लेसिंग देम। जीन थेरेपी में क्या होता है कि कुछ डिफेक्टिव जीन्स ह्यूमन बॉडी सेल में प्रोड्यूस हो जाते हैं। जीन थेरेपी में कुछ फंक्शनल जीन को इंसर्ट करा जाता है ह्यूमन सेल के अंदर, ताकि वो खराब डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस कर सकें और उनकी जगह वो उसे रिप्लेस करके वहाँ पे ह्यूमन सेल के अंदर रह सकें। उसे जीन थेरेपी कहते हैं, जिसमें डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करा जाए बाय फंक्शनल जीन। वेरी सिंपल। एंड अ डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूसेस अ डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट विच कॉजेज डिसीजेस। और इसीलिए रिमूव करा जाता है डिफेक्टिव जीन्स को, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट डिफेक्टिव, खराब। जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है बॉडी में। जब ये डिफेक्टिव हैं ये हमारी बॉडी के लिए उल्टा काम करते हैं। ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फिर आगे हमारे बॉडी में डिसीजेज होने लग जाती हैं। एंड दिस डिसीजेस कैन बी क्योर्ड बाय जीन थेरेपी। और इस डिसीज को तभी क्योर करा जा सकता है अगर जीन थेरेपी को हम अगर इस में लेके चलें। जीन थेरेपी इज मोस्टली used for the treatment of cancer, example bone marrow transplant, and blood cancer also gene therapy is used. Viruses play an important role in gene therapy also. Then in cancer therapy अगर हम कुछ वायरसेस को लेके एक कैंसर वैक्सीन्स बनाएं, उससे जो है कैंसर को प्रिवेंट करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि कॉज करता है हेपेटिक कैंसर, एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करता है। इन वायरसेस की मदद से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज बैक्टीरियोफेज थेरेपी। दीज आर बैक्टीरियोफेज थेरेपी। नाउ बैक्टीरियोफेज थेरेपी क्या होता है? दीज आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस, और इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं हम बैक्टीरियल पैथोजेंस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इकोलाई इन्फेक्शन को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस थेरेपी को लेके, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय ईटिंग। देन द लास्ट रोल ऑफ वायरसेस इन रिसर्च। हमें सबको पता है कि वायरसेस ने कैसे एक मेजर रोल प्ले करा है इन रिसर्च सेंटर फॉर साइंटिस्ट, एज दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू इंसर्ट जेनेटिक कंटेंट इनटू होस्ट सेल। क्योंकि इनके पास एक यही एबिलिटी है जिससे कि फिर वो आगे इन्फेक्शियस एजेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और तरह तरह की डिसीजेस भी प्रोड्यूस हो जाती हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर या तो प्लांट सेल के अंदर भी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जो कि पूछा ही जाता है। अगर आप इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं करके गए आपने इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ा। आपको ये क्वेश्चन जरूर ही करके जाना है, और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये क्वेश्चन में आपको लिख के क्या आना है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताती हूँ बहुत आसान तरीके से कि ये इसमें आपको बताना क्या है। पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस मेंशन करने होंगे कि कितने टाइप के वायरसेस होते हैं विद द लेबल डायग्राम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, कि विद लेबल डायग्राम आपको स्ट्रक्चर मेंशन करने होते हैं। और इससे पहले मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि वायरसेस क्या किससे बने होते हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। एक होता है प्रोटीन, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, एंड देन द सेकंड इज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम वायरल जीनोम भी कहते हैं। और जब ये दोनों चीजें साथ में कंबाइन होकर आती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। यहाँ तक बहुत सिंपल था। देन एंड द न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए और आरएनए ऑफ द वायरस, इट इज द इन्फेक्शियस पार्ट दैट कॉजेज डिसीजेस इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यही डिसीजेस कॉज करेगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर।
अगर फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इफ़ यू वांट अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक इट सिंपली, क्योंकि यही पूरी एक्सप्लेनेशन है आंसर की। आपको पहले वो 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाने होंगे वायरसेस के, वो स्टेटमेंट देनी होगी वायरल जीनोम की, ये किससे बना होता है उसके बारे में, और फिर आपको ये सब कुछ मेंशन करना होगा आंसर में। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट में, फिर हमें ये वाली स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी, क्योंकि हमें हर स्ट्रक्चर के बारे में बताना है वायरस की, और उनके बारे में बताना है कि कैसे उनकी स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग डिफाइन करी गई है। सो द कैप्सिड, जो जिसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जिसे प्रोटीन कोट भी कहते हैं, ये प्रोटेक्ट करके रखता है वायरल जीनोम को किसी भी केमिकल या फिजिकल डैमेज से। ये हेल्प करता है वायरस को एंटर करने के लिए होस्ट सेल के अंदर, हेल्प करता है पैकेजिंग असेंबली के अंदर वायरल जीनोम की। बहुत सारे फंक्शंस हैं कैप्सिड के। उसके बाद आपको मेंशन करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कैप्सिड है वो एक्ट करता है एज एन एंटीजन, जो कि सपोर्ट करता है एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स को। देन जो कैप्सिड का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इंड्यूस करके रखता है होस्ट के अंदर, जो कि पहली लेयर हो जाती है डिफेंस मैकेनिज्म के तरह, ताकि वो वायरल इन्फेक्शन से बच सके। देन एंटीबॉडीज लुक इनटू द आउटर सरफेस प्रोटीन ऑफ अ वायरस एंड दे प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग द होस्ट सेल, और फिर उसके जरिए जो है होस्ट सेल के अंदर कोई भी वायरस एंटर नहीं कर पाता है। एंड द कैप्सिड और आउटर प्रोटीन लेयर ऑफ वायरस इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे हम प्रोटोमर्स भी कहते हैं। जो कैप्सिड होता है, ये आउटर प्रोटीन होता है, वो उसके पास लेयर ऑफ वायरस होते हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उसे हम प्रोटोमर्स कहते हैं। और जो वो प्रोटोमर्स होते हैं, उन प्रोटोमर्स को एक प्रिसाइज और रिपीटेटिव मैनर में अरेंज करा जाता है एक जीनोम के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के पास डिफरेंट टाइप के प्रोटोमर्स होते हैं। Then it is the third thing which is important for from unit 1. पहले होते हैं true false, then the question which I tell you about structure of viruses, and then the last is differentiate between RNA and DNA viruses, कि आपको RNA and DNA viruses में difference पता होना चाहिए। So if you want you can take a screenshot for this. ये पेपर में आ भी चुका है, दिसंबर 2022 सेशन में भी पूछा गया था कि DNA और RNA viruses में difference बताइए। So you can simply take a screenshot for this also. Viruses which having DNA as a genetic material are known as DNA virus, और वो वायरस जिनका RNA genetic material है उन्हें RNA वायरस कहेंगे। ऐसे ही वायरसेस स्टेबल होते हैं डीएनए वायरसेस में, पर अनस्टेबल हो जाते हैं आरएनए वायरसेस के अंदर। वायरसेस डीएनए म्यूटेशन लो होती है डीएनए वायरस के अंदर, जबकि आरएनए वायरसेस के अंदर वही हायर होती है। डीएनए वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, पर आरएनए वायरस का फिक्स होता है। आरएनए वायरस के सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं। इन डीएनए वायरस रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस, पर जबकि आरएनए वायरस में वायरस रेप्लिकेशन टेक प्लेस कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। So you can simply take a screenshot, very easy notes, and it is written in very easy language, so you can understand them. सो दीज आर सम लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस यूनिट, और यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। और मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। सो हम सबको उसके कंसिडर करने के लिए हमने इसे क्लासीफाई करा है एज लिविंग एंड देन नॉन लिविंग। हम पहले क्यों मानते हैं कि वायरस लिविंग है? क्योंकि ये पोजेस करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। देन द सेकंड पॉइंट इज दे कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल एंड इट यूजेस द सेलुलर मशीनरी ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट फॉर इट। देन द थर्ड पॉइंट इज इवन द क्रिस्टलाइज्ड वायरस कंजर्व द लिविंग प्रॉपर्टीज। जो कि क्रिस्टलाइज्ड वायरस होता है, जो कि वेंडल स्टैनली ने करा था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट, जो कि एक लिविंग वायरस ही कर पाता है। सो इन पॉइंट्स को कंसिडर करें, सो वायरसेस को हम एक लिविंग फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर हम वायरसेस को नॉन लिविंग फॉर्म में कंसिडर करना चाहें तो कुछ पॉइंट वैसे भी हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वायरसेस आर अनेबल टू शो लिविंग प्रॉपर्टी आउटसाइड अ सेल, क्योंकि सिर्फ वायरस लिविंग प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वायरस एक सेल के अंदर है, जबकि आउटसाइड द सेल वायरसेस कोई लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। और ये इन्हें क्रिस्टलाइज करा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, किसी भी लिविंग चीज़ को क्रिस्टलाइज नहीं करा जा सकता, सो इसीलिए वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं हम, सो इसीलिए दीज आर नॉन लिविंग। देन वायरसेस कैन रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट बट कैन नॉट ग्रो। ये सिर्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं एक वायरसेस के अंदर, पर इनकी ग्रोथ कभी नहीं होती। देन द लास्ट इज इनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये सिर्फ सेलुलर मशीनरी से ही रेप्लिकेट कर पाते हैं इनसाइड अ सेल। सो हियर हमारी BBYCT 131 की यूनिट 1 कंप्लीट होती है। इसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इस यूनिट के रिगार्डिंग, जो कि आपको पेपर के रिगार्डिंग ज़रूर करके जाने हैं। और क्या आपको इंपॉर्टेंट सीरीज वाइज वीडियोस चाहिए, जैसे कि मैंने दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए पोस्ट करी थे वीडियोस, कि आपको फॉर जून 2024 एग्जाम के लिए भी आपको वैसी इंपॉर्टेंट सीरीज चाहिए फॉर डिफरेंट यूनिट्स और कोड्स? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो. So all the best for your exam and thanks for watching.